अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। एक बार फिर अस्करी इदारों पर खौफनाक खतरनाक हमला नहीं बल्कि हमले कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। हालात बेकाबू आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई देते हैं। जल बाजवा के ट्रायल का मुतालबा किया जा रहा है। पार्लियामान के फ्लोर पर कुछ जासूसी किरदारों की मौजूदगी का इंकशाफ किया जा रहा है। इदारों पर ताक ताक के हमले किए जा रहे हैं और एक सोची समझी और मजबूत प्लानिंग के तहत पार्लियामान के फ्लोर को इफेक्टिवली कैपिटलाइज एक पर्टिकुलर सेगमेंट की तरफ से किया जा रहा है। और इस तरफ मैं पहले भी इशारा कर चुका हूं कि एक प्लानिंग है और पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस के तहत वो प्लानिंग आपको एग्जीक्यूट होती हुई दिखाई भी देगी। बहुत सारी चीजें हैं जो हो चुकी हैं और बहुत कुछ है जो होना बाकी है। तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। आसिफ अली जरदारी साहब खासे परेशान है, बावजूद इसके कि नंबर गेम में, सदारती इलेक्शन की नंबर गेम में उनके पास नंबर्स पूरे हैं, लेकिन फिर भी कुछ है जो उनको डिस्टर्ब कर रहा है। एक डिसीजन वो जो बड़ों ने किया है और एक काउंटर डिसीजन जो आसिफ अली जरदारी ने करने की हिम्मत तो पकड़ी है लेकिन उसके बाद परेशान हो गए हैं। एमकेएम जिसके साथ अच्छी खासी राइवलरी है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, बावजूद इसके कि ट्रेरी बेंचेस पे बैठे हुए हैं, आसिफ जरदारी साहब ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को एक टेलीफोन कॉल की है और उस पर आसिफ जरदारी को क्या जवाब दिया गया है, ये मामला भी आज के इसी व्लॉग का हिस्सा होगा। और जो आनन फानन यूसुफ रजा गिलानी को पार्टी ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, इसके पीछे क्या है, ये मामला भी आज के इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बर वक्त और तवातुर से आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं पार्लियामान के फ्लोर पर जो एक्टिविटी हो रही है उस तरफ। आज बार बार उसी भोंडी हरकत का मुजाहरा स्टेट ओन्ड टीवी पाकिस्तान टेलीविजन की जानिब से किया गया जो गुज़श्ता रोज से हमें दिखाई दे रही है। जैसे ही ऑपोजिशन का कोई मेंबर बात करने के लिए खड़ा हो जाता है तो पाकिस्तान टेलीविजन की जो लाइव फीड है, ना सिर्फ ये कि असेंबली के अंदर जहां रिपोर्टर्स सहाफी मौजूद होते हैं उनके लिए डिस्ट्रप्शन होती है, कट कर दी जाती है, बल्कि जितने प्राइवेट मीडिया चैनल्स पाकिस्तान टेलीविजन से फीड ले रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर है ईवान के अंदर सिर्फ पीटीवी सोर्स है, और जब बाकी प्राइवेट मीडिया उनसे फीड ले रहा होता है, जैसे ही पीटीवी अपनी उस ब्रॉडकास्ट को डिस्टर्ब करता है तो सारे मीडिया चैनल्स के ऊपर से डिस्ट्रप्शन हो जाती है। और जैसे ही कोई ऑपोजिशन का मेंबर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा खड़ा होता है, बात करता है, तो फौरी तौर पर उसको आउट कर दिया जाता है। एक ऐसे मौके पर मिसाक मफाहमत की बात हो रही है कि जहां पर ये बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रही रियासत। अच्छा, हुआ क्या? सबसे पहले आज उमर अयूब ने जब बात करना शुरू की तो फिर पाकिस्तान टेलीविजन बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया, बिल्कुल फीड कट कर दी गई। उसके बाद दोबारा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को फ्लोर दिया गया तो बिलावल साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जी महमूद खान अचकजई साहब के घर रात को रेड हुई है, मुझे पता चला है, वो कुछ बात करना चाहते हैं, पहले उनको बात करने दें। महमूद खान अचकजई जब खड़े हुए तो उनका कहना था कि मैं अपनी गुफ्तगू को रिपीट नहीं करना चाहता, मैं अपने मौकिफ पर कायम हूं। हवाला दिया कि एस्टैब्लिशमेंट से मुतालिक जो गुफ्तगू उन्होंने की थी वो अपने उस मौकिफ पर कायम है और कहा कि जो तकरीर मैंने की, मुझे उस तकरीर की पादाश में विक्टिमाइज किया जा रहा है। मेरे तमाम तर अहले खाना, मुझे और मेरे अहले खाना को जान भी कुर्बान करनी पड़ी, ये हमारी जानें भी ले लेंगे तो हम जमहूरियत के तसलसल के लिए फाइट करते रहेंगे। और फिर जान अचकजई साहब ने पार्लियामान के अंदर कुछ जासूसी इदारों और किरदारों की मौजूदगी के बारे में भी बात की। पहले भी वो ये बात करते रहे हैं, आज एक बार फिर उन्होंने ये बात की। और जो ही जान अचकजई, ये महमूद खान अचकजई जो है, माफ कीजिएगा, ये गुफ्तगू करना शुरू हुए तो फौरी तौर पर ब्लैकआउट हो गया, यानी पाकिस्तान टेलीविजन ने वो ट्रांसमिशन डिस्टर्ब कर दी, बावजूद इसके कि बार बार ऑपोजिशन स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की तवज्जो इस तरफ मबजूल करा रहे हैं कि हमारी गुफ्तगू जब शुरू होती है तो पीटीवी की जानिब से इसको डिस्टर्ब कर दिया जाता है। उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर शुरू हुई तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को यह कहा कि इस तरह की बातें अगर किसी के यहाँ, बावजूद इसके कि वो मेरे फादर के अगेंस्ट, आसिफ अली जरदारी के अगेंस्ट वो कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर ये हुआ है वहां पर तो मियां साहब ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सरफराज बुगटी जो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान है वो उनसे भी इस मामले के ऊपर पूछेंगे। माफ कीजिएगा, इस सारे मामले के अंदर उस जगह पर एक अजीब पीक पकड़ गई बात कि जहां पर महमूद खान अचकजई साहब ने यह कहा कि नवाज शरीफ 20 साल एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ता रहा, एस्टैब्लिशमेंट से लड़ता रहा, और शहबाज शरीफ और आप कुछ लोगों ने मिलकर नवाज शरीफ को ज़िबा कर दिया। ये वो ऐसी बात थी, ऐसा जुमला था कि जिसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब अपनी नशिस्त से खड़े हुए
और कहा कि जी बड़े मोहतरम है महमूद खान अजहज़ई साहब, लेकिन ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर ये ज़ाती बात करेंगे तो फिर मैं ज़ाती बातें करूंगा और फिर बात बहुत दूर तक जाएगी। जिस पर स्पीकर साहब की तरफ से जो है वो इंटरवीन किया गया और मामला रफा दफा हुआ। यानी ये ऐसा जुमला है जो शहबाज शरीफ साहब को बहुत चुभा, और हमें तो पता है कि महमूद खान अजहज़ई क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को एक प्लानिंग के तहत साइडलाइन किया गया, और शायद यही वजह है कि नवाज शरीफ को साइडलाइन किया गया तो उनके जो बहुत सारे साथी हैं, इंक्लूडिंग महमूद खान अजहज़ई, इंक्लूडिंग मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो अपोजिशन बेंचेस पर बैठे हुए हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब की मजबूरी है कि वो अपने भाई के साथ वाली नशस्त पर मौजूद होते हैं। बामरे मजबूरी उनको करना पड़ रहा है। लगता यह है कि नवाज शरीफ का मुकदमा इस वक्त महमूद खान अजहज़ई और मौलाना फजलुर रहमान लड़ रहे हैं। उसके बाद जनाब बिलावल भुट्टो साहब की जिस वक्त तकरीर हो रही थी तो खासी हाथापाई हुई। उस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और पीपल्स पार्टी के लोग आपस में एक दूसरे के आमने सामने आ गए, और फिर हमने ये भी देखा कि शेर अफजल मरवत एमकेएम के एक कारकुन की तरफ लपके और ये भी उनको बेगैरत का बच्चा भी कह दिया। मैं वो अल्फाज दोहरा नहीं सकता इसमें क्योंकि बड़ी बड़ी गालियां दी गई, मैं वो अल्फाज नहीं दोहरा सकता, लेकिन ये सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि असद कैसर को फ्लोर दिया गया, और असद कैसर जिस वक्त की बता रहे थे और बताने लगे थे कि जब मुझे उठाया गया तो किसने उठाया और फिर मुझे कैसे कहा गया कि फला पार्टी को ज्वाइन कर लो, तो जैसे ये बात होना शुरू हुई तो असद कैसर साहब की जो विजुअल्स हैं और ऑडियो है उसको भी उठा दिया गया, यानी कंप्लीट ब्लैकआउट हो गया। तो लगता यह कि रियासत ने यह पॉलिसी बना ली है कि जब कोई अटैक होगा, जब कोई बात ऑपोजिशन का बंदा करेगा तो उसको फौरी तौर पर ब्लैकआउट कर दिया जाएगा। उसके बाद जनाब अख्तर जान मैंगल जो बीएनपी के हैं, ये भी नवाज शरीफ के साथ ही रहे हैं, ये भी ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठे हुए, लगता है वहां बैठ के नवाज शरीफ का मुकदमा लड़ रहे हैं। जब अख्तर मैंगल ने रियासती इदारों का जिक्र किया तो उस वक्त भी पाकिस्तान टेलीविजन दम दबा के भाग गया, ब्लैकआउट कर दिया, यानी अख्तर मैंगल की गुफ्तगू को भी सेंसर कर दिया गया। फिर उसके बाद जनाब बैरिस्टर गौहर मीडिया टॉक के लिए आए तो बैरिस्टर गौहर ने जनरल बाजवा के ट्रायल का मुतालबा कर दिया है। ये सारा कुछ पार्लियामान के फ्लोर से हो रहा है, और पार्लियामान के फ्लोर से यूं लगता है कि जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट आवाजें हैं वो बहुत ज्यादा शिद्दत से उठ रही हैं, और उन आवाजों को दबाने के लिए पाकिस्तान टेलीविजन जो है वो अपना किरदार अदा कर रहा है भरपूर अंदाज में। मैंने कहा था ना आपको कि इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शन दी अपने लोगों को कि आपने पार्लियामान से बाहर नहीं आना और आपने खुलकर जो है सबको एक्सपोज करना है, सिस्टम को नंगा करना है। तो रियासती इदारों के ऊपर जो अटैक हो रहा है, जो रियासती इदारों के ऊपर हमले हो रहे हैं, ये पार्लियामान के फ्लोर से हो रहे हैं और इंतहाई मानी खेज है। आने वाले दिनों में क्या होगा भाई, जब जब असम्बली इजलास बुलाया जाएगा, आप किसी भी रुकन कौमी असम्बली को फ्लोर देंगे तो वो यही करेगा जो होना शुरू हो गया है। ये बड़ा अलार्मिंग बनता जा रहा है इस नौमुंतखब हुकूमत के लिए भी और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब ये फैसला कर लिया है कि उन्होंने चेयरमैन सेनेट के लिए अपना उम्मीदवार मैदान में उतारना है। यूसुफ रजा गिलानी साहब को इंस्ट्रक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से दे दी गई है कि आप हमारे चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार होंगे, जिसके बाद यूसुफ रजा गिलानी साहब ने अपने जो सेनेट के लिए, सेनेट इलेक्शन के लिए जो नॉमिनेशन पेपर्स है वो जमा करा दिए, और उसके बाद जो कागजात की जांच पड़ताल के लिए, स्क्रूटनी के लिए इलेक्शन कमीशन दफ्तर भी पहुंचे, मीडिया से बात भी हुई। पहले मैंने आपको बताया था कि पीपल्स पार्टी को लूप में लिए बगैर, कॉन्फिडेंस में लिए बगैर उन्होंने हल्फ ले लिया था बतौर मेंबर कौमी असेंबली, और अब सुनने में ये आ रहा है कि वो जो अपना वोट है वो भी कास्ट करेंगे। ये इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए तो वोट कास्ट करेंगे जब ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा, और उसके बाद 14 तारीख को, 9 तारीख को क्योंकि ज्वाइंट सेशन है, 14 मार्च को जो है वो सेनेट का इलेक्शन है, और इस्लामाबाद से यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेट का इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। लेकिन अब इसके अंदर बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट अपना उम्मीदवार चाहती है। मुबैना तौर पर वो अनवारुल हक काकड़ साहब को सेनेट का इलेक्शन कंटेस्ट करा के चेयरमैन सेनेट लगाना चाहते हैं, और आसिफ जरदारी साहब के ऊपर बहुत प्रेशर है, और आसिफ जरदारी साहब ने अपना कैंडिडेट दे दिया है। अब अपना कैंडिडेट तो दे दिया है, लेकिन क्या वो चेयरमैन सेनेट हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? अब ऐसे मौके पर आसिफ अली जरदारी साहब का टेस्ट है। अगर यहां पर आसिफ जरदारी साहब इस्टेब्लिशमेंट के आगे बैठ गए या लेट गए तो फिर यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सियासत है वो डैमेज हो सकती है। लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे मौके पर नाराज करती है तो इस्टेब्लिशमेंट फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कैसे बिहेव करेगी, या पीपल्स पार्टी को, आसिफ जरदारी साहब को ये म्यूजिक कैसे फेस करना पड़ेगा? अब यहां जो एक दूसरे को जो कोल्ड वार है या सिग्नलिंग है वो शुरू हो गई है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। तो यहां तक भी कहा गया कि जरदारी साहब अभी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है मुबैना तौर पर, तो हुजूरे वाला अभी आपने सदर का इलेक्शन कंटेस्ट करना है, और उसके लिए आप देख लीजिएगा, शायद यही वजह है कि जरदारी साहब इतना देख रहे हैं कि उन्होंने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को टेलीफोन किया है। एमक्यूएम हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त राइवल बनी हुई है, और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर
हमायत का वोट मांगा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने बदले में सिंध के अंदर जो कुछ इस्लाहात हैं और मामलात हैं उस पर बात की है। यकीनन गवर्नरशिप वाला कंसर्न भी उनका है, कैबिनेट के अंदर वजारतों का कंसर्न भी उनका मौजूद है जिसमें पीपल्स पार्टी नून लीग को प्रेशराइज करती है। तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा है कि हमें टाइम दे, मैं अपनी पार्टी से डिस्कस करूंगा, उसके बाद ये फैसला करेंगे कि आपको वोट कास्ट करना है कि नहीं करना। तो सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प हो गई है। आसिफ जरदारी बमुकाबला इस्टेब्लिशमेंट, देखना यह है कि आने वाले दिनों में कौन प्रिवेल करता है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी, पहुंच जाए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।